हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की कुछ ट्राइब्स को कवर कर रहे थे। ट्राइब्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हैं और इत्मीनान से हम लोग उन ट्राइब्स को पढ़ रहे थे और 2 लेक्चर्स अभी तक हमारे बन चुके हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब पर। और 9 ट्राइब्स कुल मिलाकर गिनती की हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट हमने कवर करी थी मोनपा ट्राइब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 10th ट्राइब के बारे में कवर करते हैं हम लोग। लास्ट चीज़ हमने मोनपा ट्राइब के बारे में ये जानी थी कि एक थंका, एक इनका प्रिंट वर्क होता है जो कि एक कपड़े पर करते हैं। और जनरली थंका कौन से रिलीजियस फॉर्म में होता है इनका, किस रिलीजन को डिनोट करता है इनका थंका पेंटिंग, क्या बनाते हैं उस पर, किसकी नक्काशी बनाते हैं? हाँ, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड वो पेंटिंग्स होती हैं जनरली। ठीक है, कोनियक ट्राइब के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, जो कोनियक्स हैं दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द नागा एथनिक ग्रुप्स। अब इसमें शब्द आ गया नागा। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। आप इस पूरी डिस्कशन में नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के बारे में जब आप पढ़ रहे हो, आप एक डिस्कशन में कॉमन थीम क्या देख रहे हो कि 90% ट्राइब्स हमेशा कहां की कॉमन है, कहां पाई ही जा रही है हमेशा? बताओ। अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है ना आपको 90% टाइम्स ये वाली चीज है ना। कल जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर ये स्टेटमेंट आई थी ना, एक के जो ट्राइब्स हैं वो एक ही जगह पर एकत्रित हैं और वो स्कैटर्ड नहीं है ना। तो मैंने आपको बोला था कि उसके लिए आपको एंथ्रोपोलॉजी जैसी कोई हाई लेवल की कैलिबर वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। आपका ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से वाला काम हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पीएमएफआईएस पढ़ोगे या अगर आपने यही पढ़ा होता तो ये आप कर लोगे। आप 11th-12th की ज्योग्राफी में भी अगर इस चीज को देखोगे वहां से भी आपको ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कॉनियक्स जो है दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द नागा एथनिक ग्रुप्स। दे आर फाउंड इन नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद दे वर द लास्ट टू गिव अप हेड हंटिंग। अब हेड हंटिंग क्या होता है? सेवरिंग का मतलब होता है धड़ से अलग कर देना द हेड्स ऑफ एनिमीज आफ्टर अटैकिंग राइवल ट्राइब्स। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। बड़ी सारी जो ट्राइब्स हमारे भारत में पाई जाती हैं, जब ये प्रॉपर देखो, आज भी वैसे भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं कि हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज का वो पार्ट है, आप ये चीज को एग्री करोगे। लेकिन जब हमारे देश में प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के पार्ट तो आज भी नहीं है, अगर प्रॉपर व्यवस्था है भी तो हम इनको कैसे कहते हैं कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी के पार्ट है। लेकिन बड़ी सारी ट्राइब्स के अंदर ना पास्ट में एक एग्रेसिवनेस पाई जाती थी। जिस तरीके से ब्लेम लगता है ना, बताओ मुझे फाइ का इतिहास में ये किसके ऊपर ब्लेम लगता है ईशा, कि किसने किसको इन्वेड करा था और वो डेडलेन वैली में सर कटे हुए डले हुए हैं, औरतों के, बच्चों के, मर्दों के, किसने एग्रेसिव तरीके से इन्वेजन करी थी? थ्योरीज क्या कहती हैं ऐसी? प्रूवन है कि नहीं है? देखो, डिबेटेबल तो चीज ठीक है, लेकिन डेड लेन वैली को देखते हुए, या डेडमैन वैली भी हम उसको कहते हैं, तो वो जो हमें रास्ता मिलता है इंडस वैली के आसपास, वहां पर तो हमें कंकाल मिले हैं कि भाई ये नॉर्मल डेथ तो नहीं है, अलग से एग्रेसिवनेस के साथ इनको काटा गया और उनके ऊपर स्कल पे स्कार्स भी हैं, मार्क्स भी हैं वो। तो बताओ इतिहास में ऐसी कौन सी थ्योरी कहती है, सजेस्ट करती है? आर्यंस। ठीक है, अब आर्यंस को आप पास्ट में आप एक ट्राइबल ग्रुप का पार्ट मान सकते हो क्या? बताओ, अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए कि आर्यंस एक ट्राइबल ग्रुप का पार्ट था, बताओ। देखो, इसका आंसर बड़ा सिंपल होता है। इसका आंसर बड़ा सिंपल होता है। मैं प्राची मदद कर देता हूँ इस चीज़ को इंटरप्रेट करने में। जब भी आप कभी भी इतिहास में कुछ भी पढ़ो ट्राइबल ग्रुप वगैरह के बारे में और आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये मतलब सॉरी लोगों के बारे में पढ़ो और आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि ये ट्राइबल ग्रुप का पार्ट है या फिर ये नॉर्मल लोग थे, क्या थे, तो देखो आप हमेशा ना उनका रूट जानो कि उस टाइम पर सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और वो जहां से आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्यंस को आप एज तो देखो ट्राइबल ग्रुप का पार्ट नहीं कह सकते, लेकिन आप उनको एक टैग डिनोट करके दे सकते हो कि
वो कहीं से भी आए थे, उनका एक प्रॉपर रूट तो ट्रैक नहीं करा जा सकता। सेंट्रल एशिया बोला जा सकता है, मिडिल ईस्ट बोला जा सकता है, प्रॉपर रूट तो, लेकिन देखो कि ये है सुनिश्चित जगह, डॉट टू डॉट वर्ल्ड के अंदर ये वाला मैप है, ये यहाँ से आए थे। अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग थ्योरीज हैं, वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। लेकिन हम उनको एक एक टैग तो जरूर दे सकते हैं कि वो इन्वेडर्स तो जरूर थे, हाँ या ना। कहीं से भी आए हो, इन्वेडर्स तो थे। और कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं, अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे बताओ, क्या उनके पास आर्म फोर्सेस थी, वो एग्रेसिव थे, या फिर इट वॉज अ पीसफुल सोसाइटी। पीसफुल सोसाइटी, हमें वहां पर रथ नहीं मिले आर्यन, कोई तलवार नहीं मिले हैं, है ना। हमें कोई ऐसा एक हेड मतलब हेलमेट टाइप कुछ नहीं मिला जो कि वॉर में लड़ने के लिए काम आता है, ऐसे शस्त्र नहीं मिले हैं। लेकिन उनका डेडलेन वैली के अंदर कटना और इतने खूंखार तरीके से उनकी मौत होना, ये सजेस्ट करती है कि आर्यंस जो थे वो कैसे भी करके जो लोकल इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे। अब क्या होता है, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये तो हो गया बहुत पुराना इतिहास। भारत के अंदर या दुनिया के विभिन्न कोनों के अंदर अगर आप ट्राइब्स के बारे में स्टडी करोगे, डेप्थ में अगर आप जाओगे, और इसके बारे में देर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज, जो कि यूपीएससी का ऑप्शनल भी है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। उसमें आपको एक चीज जानने को मिलेगी जब आप ह्यूमन एंसेस्ट्री को पढ़ोगे और स्पेशली ट्राइबल एंसेस्ट्री को पढ़ोगे, कि जब भी कोई ट्राइब किसी और ट्राइब के ऊपर हावी होना चाहती थी इतिहास में, तो वो लोग ना अपने शत्रुओं को हराने के बाद जिंदा नहीं छोड़ते थे। इस वजह से, क्योंकि कल को अगर इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो दोबारा ये हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें हरा सकते हैं, या फिर हम जो एक शांति व्यवस्था से अपने आप को चलाकर रहेंगे, बार बार हमारी उस शांति व्यवस्था को ये भंग करेंगे, हमारे ऊपर अटैक कर कर, या तो गुरिल्ला वॉरफेयर कर कर। गुरिल्ला वॉरफेयर आप समझते हो ना, पॉलिटिक्स में टैक्टिक होती है कि आप जब अपने शत्रु को अपने से ज्यादा मजबूत समझते हो तो आप क्या करते हो कि उससे डरते हो, तो आप उसको एक मोटा सा बरगद का पेड़ या फिर एक मोटी लकड़ी का पेड़ समझते हो कि जिसको आप एक बार से गिरा नहीं सकते। तो आप एक बार वार करते हो अपने शत्रु के ऊपर, शत्रु की सेना के ऊपर, फिर आप थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हो, गायब हो जाते हो, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए, फिर आप उन पर आक्रमण करते हो, फिर गायब हो जाते हो। तो जैसे कि एक मोटे पेड़ को, बरगद जैसे पेड़ को एक बार कुल्हाड़ी मार कर कोई कितना भी दमदार व्यक्ति हो नहीं गिरा सकता, जड़ से नहीं हिला सकता, रोज आप उस पर एक कुल्हाड़ी मारो तो कुछ टाइम एक ऐसा आएगा कि जब वो सिर्फ एक कुल्हाड़ी से पूरा ऐसा मोटा पेड़ गिर जाएगा। ये होती है टैक्टिक। पॉलिटिकल साइंस के अंदर वैसे ये टर्म यूज होती है कंटेम्प्रेरी जमाने के अंदर, इसको हम कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। जब भी आप अपने शत्रु को अपने से ज्यादा मजबूत समझते हो, ज्यादा स्ट्रांग समझते हो, तो आप गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक का इस्तेमाल करते हो। तो ये लोग क्या करते थे, बड़े सारे ट्राइबल ग्रुप्स, हम सिर्फ यहां पर कॉन्यक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हेड हंटिंग एक बहुत ही प्रचलित चीज थी। अगर कल को ये वाली स्टेटमेंट अगर आ जाए यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि ऐसा कुछ था क्या, ट्राइबल्स में ये वाली चीज पाई जाती थी क्या, बिल्कुल पाई जाती थी। कि एक बारी जब आप राइवल ट्राइब्स के ऊपर अटैक करते हो और जब आप उनको अपना शत्रु समझते हो, तो उनका जो सर है वो धड़ से अलग कर देना, उनको जिंदा नहीं छोड़ना। सर को धड़ से अलग करने का मतलब सिर्फ ये भी नहीं था कि जिंदा नहीं छोड़ना, चाहते तो कैसे भी करके मार सकते थे, कि भाई अपने शत्रु को घुटने पर बिठा दिया, जिसको हरा दिया आपने, उसके बाद आप अपना भाला ले लो या बो एंड एरो ले लो और उनकी छाती में चीर दो, मर तो वो वैसे भी जाएंगे। लेकिन सर को काटकर लाने वाली बात एक प्रेस्टीज की बात समझी जाती है, ठीक है। ये वाला प्रचलन जो मुसलमान शासक थे मध्यकालीन भारत के अंदर, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वो भी इस प्रक्रिया को अपनाते थे। बिकॉज अगर आप स्लेव डायनेस्टी को ही पढ़ लो और उनकी एंसेस्ट्री पे थोड़ा सा जाओ, तो आपको देखने को मिलेगा वो भी तो एक तरीके से नौकर ही थे और वो ट्राइबल ग्रुप का कहीं ना कहीं पार्ट थे। दिल्ली सल्तनत में ये वाली चीज आपने पढ़ी है ना, ये लोग किसी ना किसी ट्राइब से बिलोंग करते थे, वो तो भारत के अंदर आक्रमण करके, इन्वेजन करके अपॉर्चुनिस्ट ये बन गए, तो इनके हाथ में सत्ता और इतने सालों का जो शासन है वो आ जाता है।
पता है ये वाली बात आप सभी को? अच्छे से मैंने पढ़ा रखी है पूनम दलाल दहिया के अंदर, तमिलनाडु की बुक्स के अंदर। आप चलो सारी बातों को छोड़ो, अगर आप एक चीज को रिकॉल कर सको, पद्मावत मूवी तो आपने देखी होगी। जब अलाउद्दीन खिलजी, रणवीर सिंह अपने ससुर का, उसकी बीवी मेहरुनिसा के बाप का, वो उसको चाचा बोलता था ना, तो वही जलालुद्दीन खिलजी उस टाइम पर तख्त पर विराजमान थे। तो जब उनको वो मारता है धोखे से कारा बुलाकर, है ना, सॉरी देवगिरी बुलाकर, तब वो क्या करता है, मारने के बाद जब वो वापस दिल्ली आता है, जहां की पूरी सल्तनत होती है, तो वो उसका सर काट कर लाता है और कपड़े से, चादर से फिर सर को अनफोल्ड करता है। ये ब्रेवरी की भी एक निशानी होती थी। अब इसमें ह्यूमन क्रुएलिटी किस हद तक घुसी हुई है ये तो चीज़ आप समझ सकते हो, लेकिन हम बाकी सारे एस्पेक्ट्स को हटाकर हेड हंटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस डिस्कशन में, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करना ज़रूरी था ताकि आप ये समझ सको, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है ना, जब भी पेपर में आएगी, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप इसको ये समझोगे या आपको ऐसा लगेगा कि यूपीएससी ने ये चीज़ ना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या फिर नॉर्मल हिस्ट्री से निकाल कर दे रखी है, तो वहां पर भी ये वाली बात ठीक ही बैठेगी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, भले ही आप ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हो, लेकिन इसके पीछे इतिहास ही है, ये एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री की ही चीज़ है, हेड हंटिंग, स्पेशली अमंग्स ट्राइबल पीपल। फिर देखो, आप अगर अखबार पढ़ोगे और कभी भी ट्राइब्स को अगर ट्रैक करोगे नॉर्थ ईस्ट में, तो ये जो दो ट्राइब्स हैं इनके नाम आपको साथ में ही मिलेंगे डैश डालकर, लेकिन ये दो अलग ट्राइब होती हैं। कई बच्चे क्या करते हैं यूपीएससी के, उनका ये मानना होता है कि जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में ये साथ में दे रखा होता है ऐसे करके, चकमा डैश हजोंग, तो वो एक ही फ्लो में बोल जाते हैं इसको, चकमा हजोंग पीपल या चकमा हजोंग ट्राइबल लोग, लेकिन ये दोनों अलग हैं। और अच्छी बात है कि पीएमएफआईएस की बुक ने इनिशिएटिव लिया कि दो अलग अलग करके आपको ये बताया, डैश डाल के इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग ट्राइब है, एक है चकमा एक है हजोंग, ठीक है। तो चकमास जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी सारे राज्यों में बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, ये तो सारे कहाँ हो गए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, एक पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। जो चकमास हैं, दे आर द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन, हम लोग जो बार बार पढ़ते रहते हैं ना चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के बारे में, ये वहां पर लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप हैं, यानी कि हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में मिलने के अलावा क्रॉस कंट्री आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है, और बांग्लादेश में लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है ये चकमास। कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? प्रीडोमिनेंटली ये बुद्धिस्ट है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जब भी अंग्रेजी शब्द ये प्रीडोमिनेंट दे रखा होता है ना, प्रीडोमिनेंट का ये मतलब होता है ज्यादातर जो इस ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग आपको देखने को मिलते हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं ज्यादातर, 100% हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज है कि दे आर प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट। मैनी चकमा रेफ्यूजीज जो हैं दे सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अर्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान को आज के समय में क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बांग्लादेश, ठीक है। तो बड़े सारे ये जो थे, ये जो रेफ्यूजीज थे सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अर्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान, ओके। तो चकमास के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं हजोंग्स के बारे में। हजोंग्स जो हैं दे इनहेबिट मेघालय, असम एंड मिजोरम, ठीक है। अगर आप चकमास के अलावा हजोंग्स की भी बात करो, दे आर ऑल्सो अ मेजर एथनिक ग्रुप इन चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ऑफ बांग्लादेश। अब देखो डिफरेंस क्या है, चकमास प्रीडोमिनेंटली क्या थे, ज्यादातर कौन है, बुद्धिस्ट है। हजोंग ज्यादातर कौन है, हिंदूज है,
ठीक है। बड़े सारे जो हजोंग रेफ्यूजीज हैं वो इंडिया के अंदर सेटल हो गए थे, सेम चकमास की तरह, फ्रॉम अर्ट्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान। जब भी ये शब्द आता है ना दोस्तों, अंग्रेजी शब्द अर्ट्सवाइल, इसका मतलब होता है पुराने समय में कोई किसी चीज़ का जब नाम होता है और हुआ करता था, तब हम उसके आगे एक प्रीफिक्स लगा देते हैं अर्ट्सवाइल। जैसे आपने अक्सर ये सुना होगा, मैं आपको बोलता हूँ यूएसएसआर। आज के समय में यूएसएसआर से निकली हुई प्रोमिनेंट कंट्री कौन है जिसको लोग एक नाम देते हैं? रशिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यूएसएसआर की कोई लीड रशिया ने नहीं संभाली, 15 कंट्रीज उससे अलग हुई थी। फिर भी लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है उसका मैं आपको रीजन दे देता हूं। अगर आप चैप्टर नंबर 2 को देखोगे, अगर आप, और चैप्टर नंबर 6 को देखोगे क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 2 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और चैप्टर नंबर 6 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आप ये पाओगे अमंग्स द 15 रिपब्लिक्स जो अलग होकर कंट्रीज बने फ्रॉम अर्ट्सवाइल यूएसएसआर, आई रिपीट, अमंग्स द 15 कंट्रीज, 15 कंट्रीज का समूह था, ये ग्रुप था यूएसएसआर। यूएसएसआर भी एक परमानेंट मेंबर था यूएनओ का, लेकिन जब वो बिखरा तो बाकी 4 परमानेंट मेंबर्स के बीच में एक डिस्कशन, डिबेट या हीटेड आर्ग्यूमेंट ये मच गई कि जो यूएसएसआर जो 15 कंट्री से बना हुआ था, अब तो वो तितर बितर होकर अलग 15 देश बन गए हैं वो तो दुनिया में। तो यूएन में अब यूएसएसआर का रिप्रेजेंटेटिव होगा कौन? तो नाम ये निकल कर आया कि बाकी सारे जो 14 रिपब्लिक्स हैं जो यूएसएसआर से अलग हुए थे अपार्ट फ्रॉम रशिया, उनकी नींव इतनी मजबूत नहीं है कि वो परमानेंट मेंबर की यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकें, या वो इतने पावरफुल नहीं है, उनके पास इतना कैपिटल नहीं है, इतना पैसा नहीं है। चैप्टर नंबर 6 को अगर आप देखोगे यूएन में, उसके अंदर 6-7 क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आपको परमानेंट मेंबर का स्टेटस चाहिए तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मजाक की बात यह कि इंडिया उन सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरता है, लेकिन फिर भी भारत जब भी अप्लाई करता है परमानेंट मेंबरशिप के लिए तो कोई ना कोई कंट्री वीटो कर देती है। वीटो होता है नेगेटिव वोट, कि जब भी कोई एक परमानेंट मेंबर कोई ना बोलेगा तो वो ऐसा माना जाएगा कि 5 परमानेंट मेंबर ना ही बोल रहे हैं। तो ये बात निकल कर आई कि बाकी 14 तो अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं, उनके अंदर तख्ता पलट चल रहा है उनके देशों के अंदर। कभी एक दिन के लिए कोई राष्ट्रपति बन रहा है, फिर कोई 15 दिन के लिए कोई और बन रहा है, इकोनॉमी उनकी फॉल्टर हो रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के वो शिकार बन रहे हैं, कोई कंट्रीज हाइपर इन्फ्लेशन की शिकार बन रही है, वो लोगों को ही नहीं अपने संभाल पा रहे हैं। तो फिर बात निकल कर ये आई कि रशिया जो है उसको गद्दी मिलनी चाहिए यूएसएसआर के वारिस की, अमंग्स द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ। तो फिर यूएसएसआर का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आता है रशिया। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है तो, ठीक है। और ये मैंने कवर करवा रखा है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली। चकमा एंड हजोंग रेफ्यूजी इशू ड्यूरिंग 1960s, चकमास और हजोंग जो थे फ्रॉम चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, ये वाले हिल ट्रैक्ट्स कहां पर हैं? बांग्लादेश के अंदर, ऑफ अर्ट्सवाइल बांग्लादेश। अब इन्होंने देखो यहां पर गलती कर दी ना, अर्ट्सवाइल की जगह इनको क्या लगाना चाहिए था? वैसे ये इंग्लिश सही नहीं है, ईस्ट पाकिस्तान यहां पर लिखना चाहिए था, ठीक है। ऐसे करके आप गलतियां पकड़ सकते हो किताबों के अंदर, ओके। खैर छोड़ो। ड्यूरिंग 1960s, चकमास एंड हजोंग्स फ्रॉम द चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ऑफ अर्ट्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान या फिर फ्रॉम बांग्लादेश, वो माइग्रेट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। चकमास कौन होते हैं? प्रोमिनेंटली बुद्धिस्ट, और हजोंग्स हिंदूज। अब क्यों आए भारत? कुछ तो रीजन होगा कि इनकी सरकार जो थी आक्रमण कर रही थी इनके ऊपर, या हिंदूज और बुद्धिस्ट के साथ अत्याचार हो रहा था, या इनको डिस्क्रिमिनेटेड फील होता था, कुछ तो रीजन होगा भाई। तो उसके पीछे रीजन क्या है? जिस लैंड पर ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में रहते थे ना, वो डूबने लगा था। बांग्लादेश में एक डैम जो थी वो बनाई गई, कप्ताई डैम। अब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि ये वाली डैम कहां पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। कल के पेपर के अंदर उसने
यूपीएससी के प्रीलिम्स 2024 के अंदर उसने पूछा कि ये एनिमल कहाँ का मूल रूप से निवासी है, इसका हैबिटेट कहाँ पर है, या फिर ये चीज़ आपको कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, या वाटरफॉल्स के बारे में जैसे उसने पूछा। तो ऐसी लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कप्ताई डैम हमारे देश में तो नहीं पाई जाती है, और कहाँ पर पाई जाती है, बांग्लादेश के अंदर। तो उनका लैंड जो है ये सबमर्ज हो रहा था बाय द कप्ताई डैम ऑन द कर्नाफुली रिवर, और ये रिवर कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर। और दूसरी दिक्कत ये भी थी जो हम डिस्कस कर रहे थे, सरकार यहाँ पर थोड़ी सी अत्याचारी हो रही थी, या फिर जब इन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे बीइंग हिंदूज एंड बीइंग बुद्धिस्ट, तो सरकार ने कोई अहम कदम नहीं लिया, ठीक है। इनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, और वो कौन कर रहे थे, मुसलमान लोग कर रहे थे इनका रिलीजियस परसिक्यूशन, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो पॉपुलेशन है प्रीडोमिनेटली इट इज़ अ मुस्लिम पॉपुलेशन, ओके। मतलब धार्मिक लड़ाइयाँ तो बहुत सारे देशों में पाई जाती हैं, भारत में होती रहती हैं, दंगे होते रहते हैं धर्म के नाम पर। यहाँ पर सेम ऐसा सीन था 1947 में, जब पार्टीशन हुआ भारत का और भारत और पाकिस्तान बने, तो जिस तरीके से हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच में ये धार्मिक मुद्दों को लेकर लड़ाइयाँ छिड़ गई थी, और एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी की औरतों का बलात्कार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, सेम ऐसी अफरा तफरी यहाँ पर मची थी 1960 के दशक में। 2015 में सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सिटीजनशिप दे दो चकमा रेफ्यूजीज को फ्रॉम ऑर्सवाइल ईस्ट पाकिस्तान इन द 1960s। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर किसको नजरअंदाज कर दिया, किसको नजरअंदाज कर दिया, हजोंग को। नॉर्थ ईस्ट में आप ऐसे भी जानते हो सिटीजनशिप को लेकर बहुत सारे बवाल मचे रहते हैं, है ना, जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो सारे मुद्दे हम पढ़ेंगे अभी आगे जाकर, डोंट वरी। इसमें नहीं पढ़ेंगे, मतलब जीएस पेपर 2 में हम गवर्नेंस वगैरह में इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। तो ये फिर हमारी 13th ट्राइब ब्रू, या जिसका दूसरा नाम होता है रियांग। ब्रू नाम की कॉफी भी आती है, लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइब की। तो ब्रू इज अ कम्युनिटी जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है, मूल रूप से निवासी हैं, दे आर इंडिजिनस ट्राइब लिविंग मोस्टली इन त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर इनका स्टेटस क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मिजोरम और असम। ब्रूज को टारगेट करा गया था बाय ग्रुप्स हु डू नॉट कंसिडर देम इंडिजिनस इन मिजोरम। मिजोरम के कुछ लोगों ने इनको टारगेट करा था कि मूल रूप से यहाँ के निवासी नहीं है, इनको बाहर निकलना चाहिए यहाँ से। अब क्योंकि ब्रूज के साथ दिक्कत क्या है, या आप उनको रियांग कह लो, ब्रूज या रियांग के साथ ये दिक्कत है, ऐसा समझा जाता है लोकल मीजोस के द्वारा, जो कि मिजोरम के भी मूल निवासी हैं, कि जो ब्रूज या रियांग हैं दे आर एथनिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेजॉरिटी मीजोस। मतलब मान लो कि ये है मिजोरम, तो उनका ये कहना है पूरे मिजोरम के जो लोग हैं वो ऐसे हैं 90%, ये जो ब्रूज हैं इनकी आइडेंटिटी और इनकी छवि अलग है, ये हमसे अलग है। तो कैसे अलग हैं, एथनिकली अलग है, और मेजॉरिटी मीजोस से अलग हैं। तो द ब्रूज आर ऑफन रेफर्ड टू एज वाई, वाई कहा जाता है इनको इस राज्य के अंदर, यानी कि आउटसाइडर्स। और क्लैशेस देखने को मिलते हैं फिर हमें अक्सर ब्रू कह लो या रियांग कह लो वर्सेस जो लोकल मीजोस हैं। वेल मेनी ब्रूज ऑफ असम एंड त्रिपुरा आर हिंदू,
मैनी, नॉट ऑल, ठीक है। एंड बट जो ब्रूज है मिजोरम के, दे आर क्रिश्चियंस। अब इससे दोस्तों आप पता है क्या सीख सकते हो? कल को यूपीएससी अगर एक ऐसा क्वेश्चन दे ना कि क्या एक ट्राइबल कम्युनिटी के लोग एक ही धर्म को फॉलो करते हैं क्या, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ भाई बिल्कुल, हिंदूज होंगे तो सारे हिंदूज को ही फॉलो करते होंगे, क्रिश्चियन होंगे तो सारे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते होंगे, इस्लाम के होंगे तो सारे इस्लाम को फॉलो करते होंगे। ये चीज़ गलत साबित हो जाती है अगर हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। अब ब्रूज एक ट्राइबल ग्रुप का पार्टी हुए ना, क्यों सुरभि, एक ट्राइबल ग्रुप का पार्टी हुए ना, लेकिन अगर हम इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को देखें प्राची, तो रिलीजियस आइडेंटिटी काफी ज्यादा डाइवर्स है कि नहीं है? भारत के अंदर डाइवर्सिटी के मैटर्स को सॉल्व करना क्यों चुनौतीपूर्वक है, आप इस चीज से भी समझ सकते हो। भारत के अंदर विभिन्न रिलीजन्स तो हैं, लेकिन विद इन ट्राइब भी आप देख लो कितनी ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है। असम और त्रिपुरा के जो ब्रू ट्राइब है वो ज्यादातर हिंदूज हैं, धर्म के एस्पेक्ट से अगर आप इसको देखो, बल्कि और जो मिजोरम के हैं वो क्रिश्चियंस हैं। और कॉमन आइडेंटिटी इनकी क्या है, निर्वैर हैं सारे के सारे, क्या आइडेंटिटी क्या है, ब्रू या फिर रियांग ट्राइबल ग्रुप के पार्ट है। लेकिन क्या धार्मिक आइडेंटिटी सेम है क्या? नहीं। ऐसी चीजें याद रखना, ठीक है, कि अगर आपने कोई भी ऐसे एक एक्सेप्शन पढ़ा है और यूपीएससी एक जनरल स्टेटमेंट दे दे, जर्नली जो मतलब यूपीएससी अगर ऐसा बोले, जर्नली तो नहीं लगाएगा कि ट्राइब्स, एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप के लोगों का रिलीजन सेम होता है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो, आप इस फैक्ट को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, जैसा कल मैंने आपको बताया 26 क्वेश्चन कल के पेपर में जब हमने एनालिसिस करी थी छोड़ने लायक थे, उसको जिसने टच करा होगा तो होते होते भी उसका प्रीलिम्स नहीं होगा। और उसमें कोई लड़ने वाली बात या गिल्टी फील करने वाली कोई बात ही नहीं है, वो है ही नहीं कहीं पर भी हमारे रेगुलर सोर्सेज के अंदर, दूर दूर तक के करंट अफेयर में। लड़ लो फिर जाकर बैठे रहो 1 साल। लोगों ने सिर्फ ये बोला कि पेपर इजी आया था, हर जगह यूट्यूब पे अफरा तफरी मची हुई, पेपर इजी आया था, सिर्फ एक चीज को देखते हुए। वो बेवकूफ लोग ये बोल रहे सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आए थे तो पेपर इजी आया था। बाकी डोमेन को टच करना जब तक कोई 2 से 2.5 साल की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, किसी के बस की बात नहीं थी। वो एक ही स्टेटमेंट पता होगी आपको, 2 पता होंगी, क्या हो जाएगा उससे? राइट आंसर तक पहुंचने वाला चैलेंज होता है ना। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रू रीसेटलमेंट इन त्रिपुरा, ये पाए कहां पर जा रहे हैं पहले आप ये देख लो, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। अब एक ना विवाद हुआ था कि ब्रूज को रीसेटल करना है हमें त्रिपुरा के अंदर। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। 1997 की बात है। ब्रू या फिर रियांग ट्राइब के जो लोग थे, कितने, लगभग 37,000। ट्राइबल कम्युनिटी के हिसाब से अगर आप इसको देखो, ये नंबर छोटा है कि बड़ा है? 37,000 लोगों का बड़ा है ना। ये ना मिजोरम से होते हुए त्रिपुरा चले गए। अब पहले मुझे आप इसका रीजन बताओ क्यों चले गए। मिजोरम में क्या दिक्कत थी इनको? लोकल मिजोस इनको क्या ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते थे? एज आउटसाइडर्स। तो वो भी इन पे आक्रमण करते थे, क्लैश होता रहता था। अब ये चले गए त्रिपुरा ड्यू टू एथनिक क्लैशेस विद द लोकल मिजोस। और इन सब कहानियों को अगर आपको सीखना है, जानना है, पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप तो आप वैसे भी जान जाओगे। मैं आपसे इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास 12th की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बुक है उसको आप कंप्लीट करो, तभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। ये अभी आपको लग रहा होगा कि हम इसको याद कर लेंगे, अच्छा बच्चा बन के बैठ के एक एक पॉइंट लिख लिख के याद कर लेंगे, हमारा कवर हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन ये मेहनत आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। आपको इन ट्राइबल ग्रुप्स को इक्का दुक्का देखना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर। आपकी पूरी मेहनत बिल्कुल जो है ईजी हो जाएगी अगर आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट इंडिपेंडेंस की एनसीईआरटी खत्म कर लेते हो, स्पेशली उसका चैप्टर नंबर 8 तक, रीजनल एस्पिरेशंस।
और यहाँ का एक बड़ा ही प्रोमिनेंट लीडर था एजी फीजो, A.Z.PHIZO फीजो, उसको ए, कई लोग AZ फीजो भी बोलते हैं, कई लोग एजी फीजो भी बोलते हैं। तो जब लोकल लोगों की बात आती है ना, मतलब एक स्टेट के लोकल लोगों की बात आती है, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा वहाँ पर एक लोकल लीडर आपको मिलेगा जो कि अपने लोकल लोगों की बातों को ज़्यादा उछाल उछाल के बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य की सरकारों को, और बोलेगा कि आउटसाइडर्स को बाहर कर दो। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक कॉमन थीम पाई जाती है, और ये स्ट्रगल्स 1970, 1980 और 1990 के दशक तक चले थे। और वो चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस वाला जो चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है ये चीज़ आपको समझाने के लिए। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, उसका नाम वैसे ही है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो एथनिक क्लैशेस हो रहे थे इनके, लोकल मीजो से इनको खतरा था, तो ये त्रिपुरा जाकर सेटल होने लगे। अब कई लोग जब त्रिपुरा ये गए तो उनको वहां पर ना जो भी उनकी फीलिंग रही हो, उनको अच्छा नहीं लगा हो, या फिर उनको लगा हो कि त्रिपुरा के लोग भी हमें डिसमिट करेंगे, जो भी करेंगे, या फिर अपना जो प्यार हो उनका कि भाई हमारे घर यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए थे, या जो भी चीज़ें जो भी लगा वो, तो इन 37,000 में थे 5,000 जो हैं वो अभी तक मिजोरम आ चुके हैं। ठीक है, वाइल 32,000 दे रिमेन इन द कैंप्स इन त्रिपुरा। अब देख रहे हो, कैंप्स में रुकने को वो तैयार हैं, लेकिन भाई उनको अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताना है, वो किसी भी प्रकार की झोल झाल में या एथनिक क्लैशेस में फंसना नहीं चाहते लोकल मिजोस के साथ। लेकिन बाकी 5,000 में जिगरा होगा तो वही वो लौट गए मिजोरम। अब जब भी ऐसी अफरा तफरी मस्ती है, कम्युनिटी क्लैशेस हों, ट्राइबल क्लैशेस हों, राज्य की सरकार और केंद्र सरकार को बीच में आना ही पड़ता है। ये चीज़ आप जान लोगे चैप्टर नंबर 8 रीजनल एस्पिरेशंस के अंदर अच्छे से, कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होते हैं समझौते। और बहुत बार दोस्तों पता है, आपको लगता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होती है, वो तो आएगी बीच में इंटरफेयर करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो समझौता करवाई देगी। इतने बार ऐसा हुआ है, ये चीज़ न्यूज़ में हाईलाइटेड कम होती है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री या फिर केंद्र सरकार की बेइज्जती हो जाती है बहुत बार। इवन जब 2014 में मोदी जी ने जब अपना कार्यकाल संभाला प्रधानमंत्री का, नागालैंड में जो इनके लीडर्स हैं, जब से ही रीजनल एस्पिरेशंस की सब जो चल रही, रीजनल एस्पिरेशंस का मतलब वैसे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपके देश में रहकर बहुत देख लिया हमने, जब ये मी और वी फीलिंग आ जाए ना, मतलब जब इसके बीच में क्लैश होने लग जाए। वी फीलिंग क्या होता है, मैं एक इंडियन हूं और मैं अपने राज्य को हिंदुस्तान के अंदर ही मर्ज करके देख रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये जब मी फीलिंग आ जाती है, मी फीलिंग में क्या होता है, भाई इस देश ने मुझे कुछ नहीं दिया है, ये देश सरकार दूसरों को फेवर करती रहती है, बेटर ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारे राज्य को अलग करके एक सेपरेट कंट्री का दर्जा दे दो, हम संभाल लेंगे उसको। तो ये चीज जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, अखबारों में आपको ये कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी एडिटोरियल्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन थोड़ी सी ये बातें ना मीडिया वाले दबा देते हैं इसके बारे में। आज तक जब भी केंद्र सरकार राज्य सरकार बात करने जाती हैं ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज से, ये ट्राइबल कम्युनिटीज उनको अपनी शर्तों पर झुकवा लेती हैं। एक्चुअली ना क्या होता है, बात लॉजिक की नहीं है, बात यहां पर सेंटिमेंट्स की भी है। उन ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लीडर्स हैं ना, अब ये कोई जंगल के आदिवासी तो है नहीं भाई, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको इतनी समझ है कि कौन आउटसाइडर है कौन क्या है, तो भाई ये कोई पत्ते लगाकर तो घूम नहीं रहे हैं। इनके लीडर्स ना पढ़े लिखे स्कॉलर्स होते हैं। ऐसे ही लोगों को टैग दिया जाता है कि ये लोग होते हैं लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, हिटलेरियन आइडियोलॉजी के लोग, नाजी आइडियोलॉजी के लोग। तो ये इनके लीडर्स ना बहुत स्कॉलर्स होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब जब ये इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाने का रास्ता भी जानते हैं, और बेस बना लेते हैं कि सर ये सुनवाई, सारी सुनवाइयों को छोड़कर आप पहले लगा दो लिस्टिंग पे, क्योंकि ट्राइबल का इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हमारे ऊपर हावी हो रही है, हमारी जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है,
और फंडामेंटल राइट्स का इशू करते, फंडामेंटल राइट्स का हवाला लेते हुए, उसको इशू बनाते हुए और रिट पिटीशन का सहारा लेते हुए आर्टिकल 32, आर्टिकल 12 to 35 और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और ये सब, इन सब का पूरा एक खिचड़ी पकाते हुए ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का 99% टाइम्स जो डिसीजन आता है वो इनके फेवर में आता है, ना कि जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखे होते हैं। तो जब राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को इतने सालों से ये वाली बात पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट सेंटी हो जाता है इनको लेकर, हालांकि कोर्ट सारी चीज़ों को देखता है, हम कोर्ट पे कोई शक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कोई कोर्ट पे ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना रहता है कि अगर ट्राइबल कम्युनिटी को दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बोलते हैं अक्सर राज्य की सरकारें और केंद्र सरकारों से कि जब उनको अगर दिक्कत है, उनको अपने खुद के राइट्स अगर बचाने हैं, खुद के सारे अपने रिचुअल्स कस्टम्स वगैरह निभाने, और अगर वहाँ पर क्लैशेज हो रहे हैं तो आप उस एरिया को अलग करो ना, ट्राइबल कम्युनिटीज को समझाओ ना, आप फोर्सफुली कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते वहाँ पर जाकर। इसलिए बहुत बार बशर्ते केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज की डिमांड के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर क्लैशेस होते हैं सरकारों के बीच में, पुलिस प्रशासन के बीच में और ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में। इस चीज को आप पोस्ट इंडिपेंडेंस करने के बाद ही समझ पाओगे। तो एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द सेंटर एंड द टू स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, एंड ब्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो इनका तो आना जरूरी है ही, मैंने आपको बताया ना, ये लोग तो अपनी डिमांड आगे रखेंगी। तो केंद्र सरकार भी थी, 2 राज्य की सरकारें भी इन्वॉल्व थी, और ब्रू या रियांग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। अब रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? वही जो प्रोमिनेंट इनके लीडर्स होते हैं, जिनके कहने पर ये पूरी ट्राइबल कम्युनिटी एक जैसे तरीके से बिहेव करती है। तो क्या एग्रीमेंट था? इन सब का ये कहना था, ब्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ने तो यही कहा होगा, टू अलाउ द रिमेनिंग 32,000 कि वो परमानेंटली त्रिपुरा के अंदर सेटल हो जाए, वो ऐसे टेम्पररी कैंप्स में ना रहे, ठीक है। एंड दिस लेड टू प्रोटेस्ट फ्रॉम बंगाली एंड मिजो ग्रुप्स इन त्रिपुरा, ठीक है। अब त्रिपुरा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्यों हो गया? हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक चीज सिखाई जाती है, अगर दूसरे देशों से लोग अगर यहां पर आने लगे ना, वी विल नॉट लाइक इट, कि कल को वो 5 साल यहां पर रहेंगे, परमानेंट सिटीजनशिप पालेंगे और उसके बाद लोकल जॉब्स हमारी चली जाएंगी। भारत के अंदर एक फिनोमेना और देखा गया है कि हम सिर्फ फॉरेनर्स, पर्टिकुलरली जो हम फॉरेनर्स जो मतलब कंसिडर करते हैं कि भाई कोई पर्सन अमेरिका से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, ब्राज़ील से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो तो हम आउटसाइडर्स उनको मान ही रहे हैं। बहुत बार कुछ राज्य के लोग बगल वाले राज्य किसी भी अन्य राज्य के लोगों से थोड़ी सी नफरत करते हैं। नफरत उनके कलर को लेकर नहीं, उनके सेक्स को लेकर नहीं, उनकी बोलचाल को लेकर नहीं, उनके खाने को लेकर नहीं, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर नहीं। नफरत इस चीज से कि ये अगर आउटसाइडर्स अगर भारी भरकम मात्रा के अंदर हमारे राज्य के अंदर आने लगे तो हमारी लोकल जॉब्स जो हैं वो चली जाएंगी और हमें फिर अपने ही राज्य में बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और ये प्रोमिनेंट इशू सबसे ज्यादा देखने को मिला था नॉर्थ ईस्ट में आज तक या फिर पूरे भारत के इतिहास में, असम में। असम की कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने असोम गाना संग्राम परिषद नाम का एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, और 18-18, 21-21, 25-25 साल के लड़कों ने जो उधर की सत्ता में 15-15, 20-20, 25-25 सालों से बैठे हुए थे, उनको इलेक्शन में हरा दिया था। और यंगेस्ट सीएम आज तक के इंडिया के इतिहास में फिर असम का बना था, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो। इस मुद्दे को लेकर कि अगर आप हमें वोट देते हो तो हम आउटसाइडर्स जितने भी असम के अंदर आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको बाहर भेजेंगे। हालांकि यहां पर आउटसाइडर्स ज्यादातर जो इशू था वो इशू था बांग्लादेशी रेफ्यूजीज का इशू था यहां पर। और वो कब से आकर असम के अंदर सेटल हो गए थे? जब 1971 में बांग्लादेश वॉर हुई थी, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर तब्दील हुआ था, सेपरेट कंट्री बनी थी वो। त्रिपुरा के अंदर सेम
मतलब ये जो आप कहोगे ना त्रिपुरा तो अभी तक शांत था, त्रिपुरा के लोगों ने तो अभी तक कोई ऐसा करा नहीं। जैसे ही इन लोगों ने ये डिमांड करी तो त्रिपुरा में क्यों प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, यहाँ पर बंगाली या फिर जो मीजो ग्रुप से त्रिपुरा के अंदर ये क्यों चढ़ गए? बंगाली मीजो ग्रुप्स को आप साइड हटाओ, त्रिपुरा के लोग क्यों चढ़ गए? अभी तक तो ये कैंप वगैरह इनको अलाउ कर रहे थे देने के लिए, अब क्या हो गया? वही इशू कि 32,000 लोग अगर यहां पर आएंगे, इनको ये भी लगता है ना कि ये लोग ना चीप लेबर करने के लिए फिर मान जाएंगे। अमेरिका में एक पर्सन मान लो महीने के $1,000 कमाता है, आपको अमेरिका के अंदर जाकर बसना है क्योंकि आप बाकी कंट्रीज को सेफ हेवन नहीं मान रहे हो, आप अमेरिका को मान रहे हो। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि वर्ल्ड में अफरा तफरी मची हुई है, आप अमेरिका चले गए। अब वहां पर जो एक अमेरिका का मूल रूप का जो निवासी है, वो $1,000 उसको मिलते हैं महीने के काम करने के। आपने अलग अलग जगह पर जॉब पाने के लिए रेस्टोरेंट ओनर से, होटल्स के मैनेजर से, इधर उधर जगह पर आपने ये बोला आप मुझे ये वाला काम दे दो, मैं इसको आपके लिए $500 के अंदर कर दूंगा। मालिक तो हमेशा अपनी लेबर की दिहाड़ी और लेबर के पैसे बचाना ही चाहेगा ना। आउटसाइडर तो चाहे कोई भी हो भाई, चीप लेबर अगर मेरे को मिल रही है तो फिर क्या दिक्कत है? वो कहीं का भी हो, है तो हिंदुस्तान का ही। यहां पर अगर इस केस के अंदर देखो, या फिर नहीं भी हो, कोई बाहर से आया हो, अगर वो सस्ते में काम करने के लिए मान रहा तो ठीक है। दिल्ली में फैक्ट्रीज में आजकल एक प्रचलन चला है, जितनी भी फैक्ट्रीज है ना, ये चांदनी चौक के आसपास पाई जाती हैं, कपड़ों की फैक्ट्रीज हैं, जूते की फैक्ट्रीज हैं, ये लोग क्या करते हैं, अब लोकल इंडियंस को काम नहीं देते फैक्ट्री के मालिक वगैरह। दिल्ली में नेपालीज और बर्मीज लोग ना बहुत ज्यादा भर गए हैं। और एक बात मैं बहुत बोल्डली बोलना चाहूंगा, अफ्रीका से आए हुए लोग भी हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ी सी वारदात या इनकी जो छवि है थोड़ी सी अच्छी नहीं है कि ये एक जैसे अफरा तफरी फैली होती है, खबर फैली होती है कि इन्होंने रिक्शे वाले को काट कर फ्रिज में डाल दिया था, या फिर ये बच्चों की किडनैपिंग कर लेते हैं, या फिर ये कच्चा इंसान, ये इंसान का कच्चा गोश्त खा लेते हैं। तो थोड़ा सा लोगों के अंदर डर रहता है, तो ये इनको जॉब्स नहीं देते हैं। लेकिन बर्मीज और नेपालीज को बहुत ज़्यादा जॉब मिल जाती है, स्पेशली बर्मीज को। तो दिल्ली एनसीआर की फैक्ट्रीज में फरीदाबाद, गाजियाबाद, प्रोमिनेंट दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज ये चल रही हैं, ये लोग ना बर्मीज को जो है लेबर के तौर पर अपनी फैक्ट्रीज के अंदर रख लेते हैं, काम सिखाकर। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पता लगाया, जैसे मेरे पापा की भी कपड़ों की फैक्ट्रीज हैं, तो मैंने इसके बारे में पता लगाया कि रेट में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो पापा का ये बोलना था कि जितना एक इंडियन लेबर महीने के 5,000 जो लेगा, इनका काम 1,000 या 1,500 में हो जाता है, हमें उनको इतने देने पड़ते हैं। तो भाई जहां पर आपको एक एक लेबर से 10 लेबर आप रखोगे, 40,000 आपको देने पड़ रहे थे, यहां पर तो आपका 10 से 15,000 में काम हो जा रहा है। तो कौन सा मालिक भाई अपने कॉस्ट कटिंग के बारे में नहीं सोचेगा? काम तो वो कर रहे हैं, काम तो ये भी वो कर रहे हैं। इनके ऊपर आप फिर भी प्रेशर लगा सकते हो, प्रेशर जमा सकते हो कि भाई तुम अगर यहाँ पर नहीं आए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, या फिर तुम्हें अच्छे से जॉब मिली, हम तुम्हें लंबे समय तक अगर तुम यहाँ पर टिकोगे तो हम तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे। अब हिंदुस्तानी लेबर बहुत बार ऐसा होता है कि 2 दिन आ रहे हैं, 3 दिन नहीं आ रहे, फिर गायब हो गए, एडवांस लेकर चले गए, फिर गायब हो गए। ये क्योंकि आउटसाइडर्स रहते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाना ईजी रहता है, क्योंकि दूसरे मुल्क में आने के बाद बात आ जाती है इनकी रोजी रोटी पर। और बहुत सारे लोग भारत के अंदर, ये जो नेपाल और बर्मा से जो आए हुए लोग हैं, ये लॉन्ग टर्म का विजन लेकर आएंगे, इनको भारत के अंदर ही सेटल होना है आगे चलकर। इन सारी आइडियोलॉजीज को आपको समझना चाहिए, इन सारी बातों को आपको समझना चाहिए इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीसेटलमेंट प्लान? तो अब मतलब अब मसला है कि अब चलेगा क्या, अब हो क्या है? तो यूनियन गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है, मिजोरम, त्रिपुरा एंड, ये बोर्स नहीं है, ब्रूज है, ये है ब्रूज, ठीक है? दे साइंड अ क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट, ठीक है? जिसके अंदर क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट का मतलब ये होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी कितनी साइड होती है? 4। तो एक है आपका यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा आपका मिजोरम, तीसरा आपका त्रिपुरा, और चौथे हैं ब्रू ट्राइबल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा था
कोविड वाले साल के अंदर 2020 में। तो अंडर द पैक्ट यूनियन गवर्नमेंट विल स्पॉन्सर द रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रूज इन त्रिपुरा। मतलब डिसीजन तो हम यही आगे लेकर चल रहे हैं कि हमें ब्रूज को त्रिपुरा के अंदर ही सेटल करवाना है, मिजोरम के अंदर तो वो नहीं होने चाहते। ये 32,000 लोग जो कैंप के अंदर रह रहे हैं, 5,000 तो लौट गए थे मिजोरम, 32,000 जो कैंप के अंदर अभी तक रह रहे हैं त्रिपुरा के अंदर, अब उनको अच्छे से परमानेंटली सेटल करवाया जाए। तो इन सब ने बोला, मान गए सारे लोग। केंद्र की सरकार भी यहाँ पर देखो, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी, और ब्रूज कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला दे विल स्पॉन्सर द रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रूज इन त्रिपुरा, सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। जो त्रिपुरा की जो सरकार है, जो राज्य है, इट हैज प्लान 12 रीसेटलमेंट स्पॉट्स। कहाँ पर इनको रुकना है, कहाँ पर इनकी लोकेलिटी, सोसाइटी, घर, गली, मोहल्ला बनेगा, उसको कहा जाता है रीसेटलमेंट स्पॉट्स। कितने जिलों के अंदर? 12 रीसेटलमेंट स्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करे गए हैं अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स। और वहां पर ये बोला गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 300 परिवार रहेंगे। अंडर द एग्रीमेंट द सेंटर हैज अनाउंस अ स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद फंडिंग ऑफ 600 करोड़ रुपीज। अब स्पेशल डेवलपमेंट किस चीज की? जब वो वहां पर आके रह रहे हैं तो ये इन सब चीजों के ऊपर भी तो काम होगा। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, स्कूलिंग, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज क्लीनिंग एक्सेट्रा। कि भाई इंसानी जीवन वाली व्यवस्थाएं तो मिले, सुख सुविधाएं तो मिले। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये पूरा इशू आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या इशू है ब्रू या फिर यंग ट्राइबल ग्रुप्स का। ठीक है, पहले ये ज़्यादातर मिजोरम में रहते थे, फिर ये कहाँ चले गए? त्रिपुरा के अंदर। और अब इनके परमानेंटली सेटलमेंट होने की बात कहाँ पर हो रही है? त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, और क्वाड्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था 4 पार्टीज के बीच में, केंद्र सरकार, मिजोरम, त्रिपुरा और ब्रूज कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। ठीक है, 2020 में। ये वाली बातें आप याद रखना। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कुछ और ट्राइबल ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट के हम डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर इसके ऊपर और बनेगा। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।